Good morning, everyone. जाने दे सर्वेश, इतना मेहनत क्यों कर रहा है? आज हम लोग को डाउट डिस्कस करना था करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो बताना स्टार्ट करो, डाउट क्या क्या है। आज इंटरनेट नहीं आ रहा था यार, इस चक्कर में थोड़ा डिले हो गया क्लास स्टार्ट करने में। मैंने दूसरे से मैसेज डाला था, मैसेज दिखा तुम लोगों को? थोड़ा वेट करने के लिए। ओके ओके। हाँ चलेगा, डाउट ही होगा, डाउट ही केवल करेंगे। पढ़ा नहीं रहा आज ना, केवल डाउट करूंगा। तो कथन कौन सा है? फर्स्ट का सी, एक्सरसाइज वन। एक्सरसाइज वन देखो सभी। एक्सरसाइज वन का फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं पहले। हाँ, का क्वेश्चन नंबर वन देखो। वन में देखो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन कंडक्टिंग वायर इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 mm पर सेकेंड। ना, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है, 1 mm पर सेकेंड, मतलब मिलीमीटर के रेंज में होती है। सही बात लिखा है ये। जबकि जो रैंडम वाली वेलोसिटी रहती थी, वो वाली 10⁶मीटर कुछ पर सेकेंड रहती थी, वो बहुत हाई रहती है। Yet the bulb glow very quickly after the switch is put on because no, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है, फिर भी जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तुरंत बल्ब जल जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो ऑप्शन क्या है? रैंडम स्पीड बहुत हाई है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दियर एनर्जी वेरी क्विकली थ्रू कोलिजन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इन वायर वेरी क्विकली प्रोड्यूसिंग करंट थ्रू ईच सेक्शन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। ऑल द अबव। इसका सी आना चाहिए। क्या दिया आंसर इसका? अच्छा, सी दिया है ना। हाँ देखो, इसमें क्या है, जैसे कि कोई भी हम वायर लेते हैं और उसको हमने, जैसे हमने स्विच क्लोज किया, स्विच क्लोज करते ही तुरंत वोल्टेज डिफरेंस आ गया ना। अगर यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस भी है तो वोल्टेज डिफरेंस तुरंत आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हर पॉइंट पर। तो हर पॉइंट पे आई तो अब हर पॉइंट का इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर दिया ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन पूरा यहाँ तक पहुंचेगा तब करंट आएगी। नहीं, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला, यहाँ का यहाँ चला, हर जगह अपने अपने सेक्शन को सब क्रॉस करने लग गए। तो करंट का फ्लो तुरंत स्टार्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्लियर है। नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स देखते हैं अब। एन इंसुलेटिंग पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए contains an electrolyte which has two type of ions। ना, इसमें देखो यहाँ पर बोला गया कि एक पाइप ले ली गई है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब लिक्विड कुछ होगा। और उसमें दो टाइप के आयन है, माइनस वाला और प्लस वाला। और इसके हमने एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया। वो कैसे दिया अभी उस पर नहीं फोकस करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दिया।
मान लो ये हमारा V1 पोटेंशियल पे हो गया, ये V2 पे हो गया, तो इनकी ड्रिफ्ट स्पीड आ गई V। इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मान लो ये आपका हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, मतलब ये प्लस ले लेंगे और इसको माइनस ले लेंगे, तो जो निगेटिव वाले आयन है वो V स्पीड से चलने लग गए, और जो पॉजिटिव वाले आयन है, निगेटिव वाले आयन किधर को जाएंगे, इधर प्लस वाले साइड में ना, और पॉजिटिव वाले आयन किधर को जाएंगे, इस साइड को, और वो V/4 स्पीड से चलने लग गए। तो हमें बताना है कि करंट कितनी फ्लो होगी। तो अगर देखो निगेटिव आयन इधर को जाएंगे तो उनकी वजह से भी करंट इधर को फ्लो होगी। हाँ, दोनों का ऐड करेंगे ना, निगेटिव आयन का अगर इधर जा रहा है तो करंट इधर फ्लो होगी, पॉजिटिव आयन इधर जा रहा है तो उससे भी करंट इधर फ्लो होगी, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, NeAVD। V की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए V है, दोनों के लिए N सेम है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज के लिए 2E हो गया है, NeAVD। ना, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। सिक्सटीन देखते हैं अब, 10 देखना पहले, 10 देखो पहले। 10th में देखो क्या है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग बैटरी, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड बैटरी ऑलवेज ग्लो गोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। देखो बैटरी अगर हम कोई भी सर्किट में लेंगे तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि हमेशा करंट का डायरेक्शन फिक्स हो ना। अगर वही मेन एनर्जी वाली बैटरी है, वही ना करंट सप्लाई कर रही है, तो करंट ऐसे जाएगी, लेकिन अगर वहां पे कोई और बैटरी भी है जो उससे ज्यादा ईएमएफ की है, तो हो सकता है कि उसकी करंट इसमें आ रही हो ना। कोई जरूरी नहीं होता ना कि हमेशा इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकले। अगर यही सर्किट में बैटरी अकेला है तो इससे ही निकलेगा, लेकिन कोई और बैटरी भी है सर्किट में, तो हो सकता है उसकी करंट आ रही हो, इसमें जा रही हो। तो आप फिक्स नहीं बोल सकते ना कि चार्ज का डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो आप मे वाला ऑप्शन बताओगे ना, मे गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, बी ऑप्शन। मस्ट वाला कोई नहीं बोलोगे। नेक्स्ट 11th। 11 देखो, इफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल इज प्रोपोर्शनल टू करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, देन द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनल। अच्छा 11 नहीं है, नेक्स्ट फिर बताओ 16th। सबने देखो पहले एक बार आपको जो इसका सॉल्यूशन था वो देख लिया है ना, जो नहीं आएगा वही मैं उसे पूछना, ताकि जल्दी कंप्लीट हो सके ये। 14, 14 देख लो पहले। 14 में देखो क्या है, 12 सेल ईच हैविंग सेम ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज and are kept in a closed box. Some of the cells are wrongly connected. This battery is connected in series with an ammeter and two cells identical with each other, also identical with the previous cells. Current is 3 ampere when the external cell supports this battery.
and 2 ampere when cells oppose the battery. How many cells in the battery are wrongly connected? देखो इसमें ये बोल दिया गया कि कहीं पे हमने 12 सेल का कॉम्बिनेशन बनाया, ऐसे बनाया। अब इसमें 12 सेल के कॉम्बिनेशन में मान लो n सेल जो है वो रॉन्गली कनेक्टेड है, ये n सेल रॉन्गली कनेक्टेड है, तो 12 माइनस n सेल जो होंगे वो एक साइड में कनेक्टेड है। अब ये पूरा जो का पूरा बॉक्स जो है इसको हमने एक बार एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया और यहाँ पर एमीटर भी लगा दिया। एक एमीटर को हम आइडियल लेके चलेंगे जब तक कुछ उसका रेसिस्टेंस की बात ना हो। यहाँ पे इसका कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं है, तो अभी जब हमने ऐसे कनेक्ट किया तो जब ये इसका सपोर्ट कर रहा है, रॉन्गली मतलब उल्टा कनेक्ट कर दिया है, तो ये n की वैल्यू छोटी है ना, तो हम रॉन्गली मतलब इसके अकॉर्डिंग ट्राई लेंगे। अगर इधर का सब है, ज्यादातर सेल इधर है, तो इसको सपोर्ट करना मतलब ऐसे ना। अभी जैसे ये इसमें करंट आ रही है, प्लस से माइनस किया है तो वो सपोर्ट कर रहा है ना। तो अभी 3 एम्पियर की करंट आ रही है, तो अभी आप क्या करोगे, टोटल कितने सेल हो जाएंगे यहाँ पे एक लाइन में। अभी सर्किट की करंट मतलब टोटल सबका सब सीरीज में हो गए ना ये, तो सबका ऐड कर दोगे, कितने हो जाएंगे, 12 माइनस n, और 12 माइनस n प्लस 2, नहीं ये 12 माइनस n और ये 2, ये एक डायरेक्शन में है, माइनस n, n अपोजिट में है, इनटू ई ना। जब सीरीज में रहते हैं एक डायरेक्शन में तो सब प्लस में ऐड करते जाते हैं ना, E1 E2 करते जाते हैं। अब अपॉन में टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2 इंटू आर, तो ये करंट आ रही होगी। तो इससे हमें मिल गया 14 माइनस 2n अपॉन में 14 r, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 3 एम्पियर। अब दूसरी बार क्या हुआ है, इसको उल्टा करके लगा दिया गया, सेकेंड केस में इसको उल्टा लगा दिया गया, तो अब इसका जो ईएमएफ होगा इसमें ऐड होगा ना। तो अब अगली बार क्या होगा, 12 माइनस n, ई में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा n प्लस 2e अपॉन में ना, और इस बार ये वैल्यू आ रही है 2 एम्पियर, इसको हम लिख देंगे 10 माइनस 2n इंटू ई अपॉन में 14 r। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ई आर कट जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी। समझा कुछ, क्या क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने ऐड किया है ना, यहाँ पे 12 माइनस n इंटू ई में ये 2e और ऐड किया था, और उसमें से सब्ट्रैक्ट किया था ne ना। जो सेम पोलरिटी में रहते हैं उनको ऐड करते जाते हैं, और जो अपोजिट में रहेंगे उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट बताओ। लिख लो, मैं तब तक 16 क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ।
देखो अब, अबे आदित्य बता भी दिया था कर कि लोड हुआ कि नहीं तेरा, रोक करके आराम से लिखे जा रहा है। देखो 16 में बोला गया है कि ऐसे एक सर्कल पे हमने कुछ सेल लगा दिए। ऐसे कुछ लगा दिया और 2 पॉइंट दिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और इनके जो भी ईएमएफ है सबके कुछ कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है, R1 R2 सब अलग अलग है ना, सबके अलग अलग है, ऐसे एन तक है कुछ ऐसे, Rn। तो सबके ईएमएफ भी अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि सबका ईएमएफ उनके प्रोपोर्शनल आ रहा है इंटरनल रेसिस्टेंस के। ऐसे ई एन तक हो जाएगा। हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लिए हैं जो कि ये इधर के नंबर ऑफ सेल मान लो कुछ n है, और इधर के नंबर ऑफ सेल कुछ मान लो n-n है। तो हमें इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना। तो हम पहले मान लेते हैं कि करंट ऐसे आई कुछ फ्लो हो रही है सर्किट में, तो करंट की वैल्यू कैसे निकालोगे? हर एक में क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहे हो ना, ऐसे जब चल के जाओगे तो ईएमएफ सबका क्या होता जाएगा, ये बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सबका ऐड होता जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 ऐसे सबका n तक ऐड हो जाएगा, और सबके जब इंटरनल रेसिस्टेंस से क्रॉस करोगे तो -IR होता जाएगा। ऐसे n तक ना, ये सब बराबर ए से चले और वापस घूम के ए पे आ जाएंगे ना। ये बात समझ आई? हर एक सेल के लिए क्या होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस भी है ना, तो जब क्रॉस करोगे तो E1 -IR1 लिखोगे, ऐसे दूसरे के लिए E2 -IR2, ऐसे करते जाओगे, सबका ऐड कर लोगे बराबर जीरो के कर दोगे। तो इससे I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E1 प्लस E2 करते हुए En तक अपॉन में R1 प्लस R2 करते हुए Rn तक। अब देखो E1 को क्या लिख दोगे, अल्फा R1, E2 को लिख दोगे अल्फा R2, इसको अल्फा R, ऐसे करते जाओगे, अल्फा कॉमन हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2 Rn तक अपॉन में R1 प्लस R2। तो करंट की वैल्यू आ गई अल्फा। अब अगर हमें पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आप ए से बी तक चले जाओ ना, या फिर हाँ कोई भी रास्ते से चले जाओ, इधर से इधर चले जाओ या इधर से इधर चले जाओ। तो मान लो हम ऐसे जाते हैं ए से बी तक, अगर हम ए से बी तक जाएंगे तो ए पे खड़े हो तो पोटेंशियल वी ए, फिर ऐसे करंट के डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, तो कितने सेल क्रॉस करेंगे, ईएमएफ सबके एक साथ लिख देते हैं ना, एन सेल क्रॉस करेंगे, स्मॉल एन सेल। तो यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में हर एक में जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। स्मॉल एन नंबर में ना, और इनके इंटरनल रेसिस्टेंस से क्रॉस किए होंगे तो -IR होगा। आई की वैल्यू अल्फा है तो IR1 IR2 ठीक है, यहां तक क्लियर है? करते हुए हम पॉइंट बी पे पहुंच जाएंगे ना। अब देखो ये इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा R1 को E1 लिख सकते हो, अल्फा R2 को E2 लिख सकते हो। ये आंसर फाइनल ई के टर्म में बोला गया है। अच्छा ई के टर्म में देखो, तो ये वाला जो टर्म होगा ये क्या होगा, E1 E2 ऐसे करते हुए तो ये वाला टर्म इसको कैंसिल कर देगा ना, तो VA इक्वल टू VB आ गया। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा, 0।
कुछ समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने पहले करंट निकाल लिया, फिर ए से बी तक चल के गया, तो उससे मुझे क्या मिल रहा है? वी ए इक्वल टू वी बी मिल रहा है। 27 देखो अब। If X, Y, Z in figure are identical lamps, which of the following changes to the brightness of lamps occur when switch S is closed? अब पहले 27 कर लेने दो, फिर बताता हूँ 22। देखो इसमें ये बोला गया है कि ये मान लो X वाला है, ये Z वाला है और ये Y वाला है। सब आइडेंटिकल है, सब आइडेंटिकल है तो सबका रेसिस्टेंस सेम होगा ना। तो इनके ब्राइटनेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे? बल्ब को आप बस सिंपल रेसिस्टेंस सोचोगे ना। अब ब्राइटनेस मतलब हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, आई स्क्वायर आर, उसमें कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है ये सोचना है। तो शुरू में तो क्या था जब ये स्विच ओपन था, हाँ वही पावर मतलब वही आई स्क्वायर आर। शुरू में जब ये स्विच ओपन था, जब ये स्विच ओपन होगा तो क्या होगा, करंट ऐसे आ रही होगी, इधर से होकर के ऐसे जा रही होगी। तो शुरू में दोनों में करंट क्या रही होगी? सेम रही होगी ना। शुरू में हम यहाँ पे दोनों में सेम करंट रही होगी। तो इसका मतलब शुरू में दोनों की ब्राइटनेस भी क्या रही होगी? इसकी ब्राइटनेस और इसकी ब्राइटनेस शुरू में सेम रही होगी। और ये अभी इसकी ब्राइटनेस 0 थी, नहीं इन दोनों की सेम ब्राइटनेस थी। फिर जैसे मैं स्विच क्लोज करूंगा, स्विच क्लोज करते ही इस पार्ट का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? जैसे मैं क्लोज करूंगा कम हो जाएगा ना। अब इस पार्ट का रेसिस्टेंस कम हो गया, तो ये फिर ये इन दोनों का मिला करके रेसिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया कम हुआ? इसके साथ ये पूरा इक्विवेलेंट सीरीज में है ना। तो अगर ये कम हुआ तो ओवरऑल पूरी वैल्यू कम हो गई ना। अबे पहले पूरा रेसिस्टेंस कितना था, आर प्लस आर, 2R था पहले। अभी कितना हुआ, आर आर पैरेलल में तो R/2 प्लस आर कितना हुआ? इनिशियल पहले टोटल रेसिस्टेंस था 2R, लेकिन अब बाद में कितना हुआ, 3R/2। तो रेसिस्टेंस कम हुआ ना, 2R से 3R/2 हुआ। तो सर्किट की करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। अब टोटल जो यहां से करंट निकल रही वो पहले से ज्यादा निकलेगी कि नहीं? सर्किट की करंट पहले से ज्यादा निकलेगी। अब ये जो ज्यादा करंट आएगी, ये जो ज्यादा करंट आएगी वो इससे क्रॉस होगी। इससे अब देखो जो पहले करंट आ रही थी वो, और अब नई करंट है, तो नई वाली ज्यादा है, तो इसमें अब हीट प्रोड्यूस क्या होगा?
अब इसमें हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा ना, इस वाले में एक्स वाले में अब हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा, और जो भी यहां से करंट आ रही है फिर स्विच क्लोज है तो दोनों में जाएगी, इन दोनों में जाएगी, और दोनों आइडेंटिकल है तो इन दोनों में हाफ हाफ जाएगी ना। तो इसमें करंट क्या हो गई, अब यहाँ करंट डिवाइड हो गई है, तो इसमें करंट क्या हो गई, अब पहले से कंपेयर करोगे, पहले सारी करंट यहीं से जा रही थी, अब करंट डिवाइड होके जा रही है, तो इसमें वाई में करंट क्या हुई, वाई में कम हो गई ना, वाई में कम हो गई तो इसमें हीट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है, पहले देखो इसमें वाई में कितनी करंट थी ये वाली, बाद में कितनी है टोटल, ये करंट है इसका आधा, मतलब V/3R, तो इसमें बाद में करंट कम हो जाएगी ना, तो बाद में करंट कम हो गई तो इसमें अब ग्लो कम करेगा, और इसमें तो कुछ था ही नहीं, बाद में ही आया है तो ये तो बढ़ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स में इंक्रीज हुआ और वाई में डिक्रीज हुआ ना, ये बी ऑप्शन आ जाएगा। ट्वेंटी सेवन सबको समझ आ गया ना। 20 सिंधे तूने कौन सा 22 बोला था ना, अथर 22 देख लो एक बार। अथर 22 में तीन कैपिटल आर लगे हुए हैं, तीनों कैपिटल आर की वैल्यू, तीनों कैपिटल आर किस में लगे हैं, सीरीज है पैरेलल है वहां पर, 22 में तीनों रेसिस्टेंस क्या है, पैरेलल है ना, तो सीधे आप वहां पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R/3 कर दोगे। अब R/3 में बोला गया एक्सटर्नल सर्किट मतलब R/3, तो उसमें हीट प्रोड्यूस मैक्सिमम चाहिए, तो जब R/3 इंटरनल रेसिस्टेंस के इक्वल होगा तभी मैक्सिमम होगा ना, तो R/3 बराबर 0.1 ओम कर दो, तो R की वैल्यू आ जाएगी 0.3 ओम। कुछ समझ आया मैंने क्या बोला ना, मैक्सिमम पावर थ्योरम, हीट प्रोड्यूस के लिए एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल के इक्वल कर दो। फिर 25 पूछा था ना कोई ने, प्रणव ने पूछा था, 25 भी एक बार देख लो। देखो कनेक्टेड अक्रॉस द मेंस का मतलब वही है, कोई पावर सप्लाई के क्रॉस कनेक्ट किया गया है ना। 25 में बोला गया है कि एक 50 वॉट की बल्ब ली गई है और उसको कोई रूम हीटर के साथ कनेक्ट किया, रूम हीटर मतलब वो भी एक कोई रेसिस्टर होगा। तो हमें बताना है कि टू गेट मैक्सिमम हीटर आउटपुट, हीटर से मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो 50 वॉल्ट बल्ब की जगह क्या कर दें। देखो यहां पर जितना इसका पावर बढ़ता है उतना उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, हमें पता है P इक्वल टू क्या होता है,
तो अगर हमें इसका कोई भी बल्ब का पावर ज्यादा है मतलब उसका रेसिस्टेंस क्या है, कम है ना। ये बात समझ आ रही है सबको। और हमें क्या चाहिए, इसमें पावर मैक्सिमम चाहिए। इसमें पावर मैक्सिमम कब होगी, ये ले लिया तो ये फिक्स कर लिया, ये फिक्स कर लिया, ये चेंज कर रहे हैं, तो ये दोनों फिक्स हैं। तो करंट जब इससे ज्यादा पास करेगी तभी ना ये ज्यादा हीट देगा। ज्यादा करंट कब पास करेगी, जब सर्किट का रेसिस्टेंस कम हो, इसका रेसिस्टेंस कम हो। तो इसका रेसिस्टेंस कम कब होगा, जब पावर मैक्सिमम होगा। चार ऑप्शन में पावर मैक्सिमम कौन सा है, 200 वॉट। तो अगर मैं 200 का लगाऊंगा तो सबसे कम रेसिस्टेंस होगा, तो सबसे ज्यादा करंट जाएगी, तो इसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। 25 का डी ना। फिर नेक्स्ट है 34। 29 एक मिनट पहले देख लो। ट्वेंटी नाइन में है टू हीटिंग कॉइल्स। एक मिनट देख रहा हूँ 34, पहले 29 कर लें तो। टू हीटिंग कॉइल्स, वन ऑफ द फाइन वायर एंड अदर ऑफ द थिक वायर मेड ऑफ सेम मटेरियल and same length are connected in series and then in parallel, then which of the following statement is correct। देखो दो रेसिस्टेंस लिए गए, एक में सेम मटेरियल के बने हैं, सेम लेंथ है, बट एरिया अलग अलग है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो इनमें कौन सा रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। R1 R2 में जिसका एरिया कम होगा, जिसका एरिया कम होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा ना। अब आपको बोला गया है कि इनको अगर हम इन सीरीज में कनेक्ट करें, इन सीरीज फाइन वायर लिबरेट्स मोर एनर्जी वाइल इन पैरेलल थिक वायर लिबरेट्स मोर एनर्जी। तो सीरीज के टाइम में जब दोनों को लगाओगे तो दोनों में करंट सेम होगी, सीरीज में करंट सेम होगी, तो जिसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा ना। तो सीरीज में फाइन वायर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और पैरेलल के टाइम पर वी सेम होगा, दोनों में वी सेम होगा। तो जिसमें आर कम होगा वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा ना। तो पैरेलल में थिक वाला वायर ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ये बात समझ आ रही है। सीरीज में फाइन वायर ज्यादा करेगा, पतला वाला वायर ज्यादा करेगा हीट प्रोड्यूस, और पैरेलल में थिक वाला। फिर अब नेक्स्ट बताओ कौन सा है। 34। 34 में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी पूछा गया है। देखो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट सी ले लें तो पहले ए से सी तक का सॉल्व कर लेंगे ना। ए से सी तक का अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे देखो क्या है, 6 है, यहाँ 8 है, तो 6/8 का रेशियो बराबर होगा 3/4 के रेशियो के। तो बीच में ये यहाँ पर
ये R1 R2 है, ये R3 R4, ये बीच में R5 है ना, तो इसको हटा देंगे बीच से ना। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज ना, ये पूरा ऐसे आ करके ये हट गया है, और वो इक्विवेलेंट निकालो, और वो 7 के साथ पूरा इक्विवेलेंट सीरीज में हो जाएगा। सबको क्लियर हुआ? आसुमल, प्रणव, फिर अब नेक्स्ट कौन सा बोल रहे थे? 45। चालीस बताऊं? 40 पहले देख लो। 40 में देखो क्या है, हमें बताना है करंट थ्रू 10 ओम रेसिस्टर। तो देखो यहाँ पर 40 में वोल्टेज लिख दो ना। अगर मान लो मैं इस पॉइंट का वोल्टेज 0 बोल दूं, तो यहाँ का भी 0 होगा, यहाँ का भी 0 होगा, यहाँ का भी 0 होगा। तो यहाँ का कितना बोल सकता हूँ? 3 वोल्ट बोल सकता हूँ ना यहाँ का। यहाँ का 0 है, तो यहाँ का कितना बोल सकता हूँ? 4.5 वोल्ट बोल सकता हूँ। अब यहाँ का मान लेता हूँ कि कुछ V1 है, तो अब जंक्शन लगाओ, V1 - 3B अब अपॉन में 10R, 10, V1 - 4.5 अपॉन में 3, V1 - 0 अपॉन में 6, तो V1 आ जाएगा, तो करंट आ जाएगी फिर V1 - 3 अपॉन में 10 करके। आयुष समझ आया? 40 जंक्शन लॉ से सॉल्व करना है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह से भी कर सकते थे, वो भी हो जाता। फिर प्रतीक 45 में क्या बोल रहा था तू? बिना करंट डिस्ट्रीब्यूशन के ही तो सीधे ही हो जा रहा है 45 तो। देखो ऐसे कुछ दिया हुआ है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ का वोल्टेज 0 बोलोगे, यहाँ का 2 वोल्ट बोलोगे, तो इस ये पूरा जो रेसिस्टेंस है इसके क्रॉस कितना वोल्टेज डिफरेंस आया? ये 5 5 के 3 है, तो 15 टोटल रेसिस्टेंस है, और कितना वोल्टेज डिफरेंस है उसके क्रॉस? 2 का है ना। तो इधर को करंट कितनी आ रही होगी? 2/15 है कि नहीं? और ऐसे यहाँ पे सोचो, ये इस लाइन में भी कितने का वोल्टेज डिफरेंस है? 5 5 5, टोटल रेसिस्टेंस 15 है, और वोल्टेज डिफरेंस है कितना यहाँ से यहाँ तक का? 2। तो इधर को भी कितनी करंट जाएगी?
2/15 मतलब यहाँ से कितनी करंट निकल रही है, 4/15 निकल रही है। 2/15 इधर गई, 2/15 इधर गई, और वापस सब आ करके ऐड होकर के वापस 4/15। अब हमें क्या चाहिए, ए से बी तक का वोल्टेज डिफरेंस। तो ए से बी तक चलो, चल के चले जाओ, वीए पे खड़े हैं, फिर इधर गए तो करंट के डायरेक्शन में प्लस आई आर कर लेगा आगे ना। अब ए से बी तक चल के जा, देख लो आगे लिखना है या नहीं लिखना है। ये आंसर नहीं आया, 5/3 वी ए माइनस वी बी निकालना था ना, ये क्या हुआ। 2/15 हुआ था, इधर गए तो प्लस हुआ, फिर उधर गए माइनस, तो एक के क्रॉस का ही वोल्टेज डिफरेंस होगा, मतलब आई, ये 2 है। अच्छा ओके, यहाँ 2 था। मैं अभी इधर से गया हूँ, ए टू बी ऐसे गया हूँ, ऐसे ऊपर से ही गया हूँ भाई, ए टू बी। इधर से भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो। यहाँ पे प्लस होगा, करंट के अपोजिट गए, और फिर करंट के डायरेक्शन में गए तो माइनस हुआ है। फोर्टी सिक्स 46 देखो, a circuit is comprised of 8 identical batteries and resistance। हमें देखो कोई भी बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ना, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हमें अगर करंट पता चल जाए तो ई माइनस आई आर बता देंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका रेसिस्टेंस हमें दिया हुआ है 8 ओम, और बैटरीज का दिया है 1 वोल्ट और 0.2 ओम ना, सबका यही है, सेम है, 1 वोल्ट और 0.2 ओम। तो हमें अब यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना। देखो अभी यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ये दोनों जो होंगे, एक मिनट, हाँ 0.8 ओम, ये 0.8 ओम है। तो देखो एक काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं यहाँ से कुछ आई करंट आई है। अब वो आई करंट में से कुछ मान लो इधर के साइड में I1 करंट गई, और इधर के साइड में I माइनस I1।
तो हम लोग अब आई और आई वन की वैल्यू निकालते हैं ना, इस बार लूप में ऐसे एक बार घूमते हैं और एक बार इस लूप में घूमते हैं, तो आई और आई वन की वैल्यू आ जाएगी ना। अब आई और आई वन की वैल्यू आ गई, तो अब इधर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ई माइनस आई आर, और इधर होगा ई माइनस आई वन आर ना। अगर करंट पता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बता देंगे। अब कर लो इसको सॉल्व। अगर मान लो हम यहां से यहां गए तो कितना होगा, यहाँ हर जगह रेसिस्टर है ना, यहां से हम जब जाएंगे, यहां से देखो आई वन करंट आ रही होगी, इधर से आई माइनस आई वन, तो वापस ऐड होकर के यहाँ पे आई करंट आ रही है, तो इधर जब जाएंगे तो माइनस आई इंटू आर, फिर बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहे हैं तो प्लस वन, फिर यहाँ पर माइनस, ये देखो 4 टाइम यही काम होगा ना। ऐसे हो जाएगा तो ये 4 = आ जाएगा, अरे अभी लूप कंप्लीट नहीं हुआ, ये वाला लिखना रह गया। देखो हम ऐसे आ रहे हैं ना, ऐसे आके अब यहाँ करंट के डायरेक्शन में जाएंगे ना, तो माइनस में आई माइनस आई वन इंटू आर। पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ ना, बस ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये एक इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करना, ऐसे यहाँ की इक्वेशन लिखो। समझ गए ना, पूरा लिखूं अब, यहाँ की इक्वेशन लिखो, इस लूप की इक्वेशन लिखो, आई आई वन आ जाएगा। अब यहाँ का अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो ई माइनस आई आर में डाल दो, इधर का चाहिए तो ई माइनस आई वन आर। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ना, कैलकुलेशन तो कर लो, अब क्या उसमें बताऊं। नेक्स्ट बताओ। 48 देख लो। 48 में है कि बाय एरर स्टूडेंट प्लेसेस मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर वी इन सीरीज with the resistance in order to read the current as shown, वोल्ट मीटर रीडिंग विल बी, तो हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है कितनी हो रही होगी। अगर वोल्ट मीटर आइडियल है तो सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी, जीरो होगी ना, क्योंकि वोल्ट मीटर अगर आइडियल है तो उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा ना। तो अगर करंट बहुत कम फ्लो हो रही है, करंट बहुत कम फ्लो हो रही है, तो यहाँ वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा, इसका रेसिस्टेंस तो 4 है, तो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि करंट क्या है, करंट टेंडिंग टू जीरो हो गई है, ये इसका रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर का आइडियल है, इसलिए ये लगभग इनफाइनाइट है, पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया ना यहाँ पर। और इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा,
यहाँ पे करंट जीरो है लेकिन रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो जीरो इंटू इनफाइनाइट को हम कुछ यहां से नहीं बोल पाएंगे। हम यहाँ से सोचेंगे कि ये जीरो है और टोटल जो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज डिफरेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी जीरो होगा ना, करंट जीरो है, तो सारा का सारा वोल्टेज डिफरेंस यहीं पर आया हुआ है। समझो ना, यहाँ पे आप जीरो नहीं बोल सकते क्योंकि रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि ये जीरो है, ये जीरो है, तो सारा वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पर है। तो 2 आंसर बोलोगे ना। कितना? बैटरी का 12 था ना, 12। बैटरी का जो भी वोल्टेज डिफरेंस है वही आंसर होगा। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 48 किसने पूछा था? आदित्य। समझ आया क्या? फिर नेक्स्ट है 50। 50 नंबर देखो अब। ऐसे कुछ देखो दिया हुआ है इसमें 50 में। बैटरी का यहाँ पे ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेसिस्टेंस R है, ये आइडियल है। एमीटर अगर आइडियल होगा तो उसका रेसिस्टेंस कितना पकड़ोगे? एमीटर आइडियल होगा तो उसका रेसिस्टेंस 0 पकड़ोगे, और वोल्ट मीटर आइडियल होगा तो उसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट। तो हमको इनकी रीडिंग बतानी है ना। E1 की वैल्यू 4 वोल्ट है, R की वैल्यू 9 है, और ये वैल्यू 1 है। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ये जो 9 ओम वाले होंगे, यहाँ का वोल्टेज अगर मान लो VA बोल दें तो VA जो होगा, यहाँ देखो प्लेन वायर्स लगे हैं ना, इसलिए मैं वोल्टेज लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये कनेक्टेड है ऐसे ना, तो VA ही होगा। और अगर मान लो यहाँ का वोल्टेज कुछ VB बोल दिया जाए, तो ये तो रेसिस्टेंस 0 है ना, तो VB अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ का भी कितना आ जाएगा? VB। यहाँ का भी कितना आ जाएगा? VB। तो हर एक के क्रॉस देखो वोल्टेज डिफरेंस कितना है? सेम है ना। मतलब पूरे सर्किट का ये जो एक्सटर्नल जो सर्किट है उसका रेसिस्टेंस कितना हुआ? 999 पैरेलल में है ना। पैरेलल में है तो मतलब 3 ना। तो अब ये 3 वाला है, तो हम यहाँ पर सबका इक्विवेलेंट हटा करके, इक्विवेलेंट हटा करके, अब मतलब यहां से देखो अगर आई करंट जा रही होगी तो तीनों में इक्वल इक्वल करंट जाएगी ना। अगर इधर को I/3 जाएगी और यहाँ पे 2I/3, और वो 2I/3 आकर के इधर I/3 और इधर I/3, तीन अगर पैरेलल में लगे होंगे तो तीनों में इक्वल करंट जाएगी। यहाँ से 2I/3 आ रही है और इधर से I/3 आएगी, और ऐड होकर के सब वापस पे इसमें I चली जाएगी। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया? और I की वैल्यू कैसे बोलोगे? I इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिफरेंस अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस 3 + 1। बाहर वाला रेसिस्टेंस प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस, ऐसे करके निकाल लेंगे।
हो जाएगा 50। अब यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज डिफरेंस देख लो, वो वोल्ट मीटर रीडिंग होगी, टोटल करंट जो जा रही है वो एमीटर रीडिंग होगी। फिफ्टी थ्री देख लो अब। Current in a conductor and a potential difference across its end are measured by a meter and a voltmeter. Meter draws negligible current. The ammeter is accurate, but voltmeter has zero error. वोल्टमीटर में बोला गया जीरो एरर है ना। कोई हमने रेसिस्टर लिया, इसमें करंट निकालने के लिए एमीटर लगाया, वोल्टेज निकालने के लिए वोल्टमीटर लगाया। ये हमारा सही है, लेकिन इसमें एरर है, जीरो एरर। और बोला गया इफ द टू डिफरेंट कंडीशंस तो हमें जीरो एरर की वैल्यू बतानी है ना। यहाँ पर जीरो एरर हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है ना। जीरो एरर की वैल्यू कुछ मान लो ई है यहाँ पर, तो जो भी वो वोल्टमीटर रीडिंग देगा उसमें हम ये ई सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना। यहाँ पे ये मान लो रेसिस्टर आ रहा है, जो भी करंट आ रही होगी आइडियल है तो यहाँ से कोई करंट जाएगा। ये जीरो एरर है लेकिन आइडियल है। आइडियल का मतलब होगा इधर से करंट नहीं जाएगी ना, इन रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो टोटल आई करंट इधर से जा रहा होगा ऐसे, तो वही ये रीड करेगा। तो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस होना कितना चाहिए, जो एमीटर रीड करेगा। तो एमीटर ने रीड किया 1.75 एक बार, तो 1.75 इंटू आर, ये वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए, बट इसको ये रीड कितना कर रहा है, 14.4, तो इसमें ये कम कर देंगे। दूसरी बार करंट है 2.75, तो 2.75 इंटू आर यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा, और रीड कितना कर रहा है 22.4, तो उसमें जीरो एरर कम कर देंगे। अब दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो आर कट जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का थर्ड। थर्ड में देखो बोला गया है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है ना। वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए अगर आप उसको खींचोगे तो जो रेसिस्टेंस होता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो ए को लिख सकते हो V बाई एल। तो आर क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो अब आपको देखना है लेंथ में कितने का चेंज आ रहा है, और ये जो वेट हैंग करोगे तो वेट हैंग करने से एल में चेंज बहुत थोड़ा आएगा ना। तो आप जब बहुत थोड़ा होगा तो डायरेक्ट एरर लगा सकते हो ना, डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू 2 डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल को क्या लिखोगे आप, स्ट्रेन लिखोगे ना। स्ट्रेन
और स्ट्रेस में क्या रिलेशन होता है, स्ट्रेस इक्वल टू वाई इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की जगह हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेस बाय वाई। तो यहां पे हम लिख सकते हैं टू स्ट्रेस अपॉन में वाई। हमें डेल्टा आर की वैल्यू चाहिए, तो ये आर को इधर कर देंगे, और आर की वैल्यू कितनी लिख देंगे। देखो यहाँ पे हमने वायर से वेट हैंग किया है ना, वायर से वेट हैंग किया है, तो स्ट्रेस कितना होगा, एम जी अपॉन में ए ना, यहाँ का जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो इसकी जगह लिख देंगे एम जी बाई ए इंटू वाई, और आर की वैल्यू कितनी होगी, रो एल बाई ए। अब ये सब की वैल्यू आपको दी हुई है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, रो दिया है, एल दिया है, एम दिया है, डेल्टा आर पूछा है। अब ये सॉल्व कर लो, हो जाएगा। फिर 5 देखो, फिफ्थ में देखो क्या बोला गया, सेल ऑफ ईएमएफ ई। देखो अब इधर फिफ्थ में बोला गया कि एक हमने सेल लिया है, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है, और उसको एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर कैपिटल आर में कनेक्ट किया। तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम आर के साथ ग्राफ में प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा दिखेगा। तो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, जो भी सर्किट में करंट फ्लो हो रही होगी वो इंटू आर, और आई कितना लिखोगे, ई अपॉन में आर प्लस आर ना, ई तो आई तो निकाल सकते हो आराम से। अब देखो अगर आर की वैल्यू आप जीरो डालोगे, आर जीरो होगा तो वी कितना मिलेगा, जीरो। शुरू में जब आर जीरो था तो वोल्टेज भी जीरो था, और जब आर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे इनफाइनेट इनफाइनेट डालोगे तो समझ नहीं आएगा, यहाँ लिखो ऐसे। अब यहाँ आर इनफाइनेट होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। मतलब आर की वैल्यू जब बहुत बड़ी होगी तो वी किसको टेंड करेगा, ई को, ईएमएफ को ना। तो अब बना दो ग्राफ। जब आर की वैल्यू जीरो डाला था तो वी कितना मिला था, जीरो, और लास्ट में कितने को टेंड करना है, ई को। तो ई को टेंडिंग वाला ग्राफ बना दो, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आयुष समझ आया फिफ्थ।
नोट हो गया फिफ्थ? सेवन देखते हैं अब। सेवेंथ में देखो बोला जा रहा है टू गेट मैक्सिमम करंट थ्रू अ रेसिस्टेंस of 2.5 ohm, one can use m rows of cell each having n cells ना, एक रो में n सेल लगाने और ऐसे m रो बनाने हैं। और इसको हमने फिर एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में कनेक्ट किया। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक अगर मान लो इसका ईएमएफ ई है एक सेल का, तो एक लाइन का कितना हो जाएगा, एन ई ना। अब पैरेलल में जब हम लगाते हैं तो जो एन ई होता है एक लाइन का, वही टोटल आता है ना। तो टोटल ईएमएफ ये हो जाएगा और टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा एन आर बाई एम ना। एक लाइन का एन आर और सब पैरेलल में तो बाय एम कर देंगे प्लस आर। तो हमें अब इसमें एन और एम की वैल्यू बतानी है कि क्या रखी जाए सो दैट कि करंट मैक्सिमम हो। अब इसमें बताओ क्या किया जाए। एक तो वही तरीका है कि अच्छा हमें मैक्सिमम करंट इसमें चाहिए ना, इसमें इसमें चाहिए, ओके। एक मिनट ना, मेरे को टाइम दो, एक मिनट यार। अच्छा ये भी यूज कर सकते हैं ना, हमें देखो ये पता है कि m इंटू एन 45 है, तो हम उससे एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे ये लिख देते अगर
ई अपॉन यहाँ पे देखो m की जगह हम लोग लिख सकते हैं 45/n। तो अगर हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ही डाल देता हूँ यहाँ पर, तो अब इससे देखो हम लोग कर सकते हैं ना, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई अपॉन में एन, आर की वैल्यू डाल देंगे 0.5 ओम अपॉन में 45 प्लस R/n। अब ये वाली टर्म की वैल्यू जब मिनिमम होगी, नीचे वाले टर्म की वैल्यू मिनिमम होगी, तब करंट मैक्सिमम होगा ना। नीचे वाले टर्म को कुछ अगर हम पकड़ लें, ऑप्शन से तो देखो कर ही सकते हैं, लेकिन हम एक तरीका भी हमें होना चाहिए कि कैसे करना है। नीचे वाले टर्म को हम लिख लेते हैं n अपॉन में 90 प्लस r की वैल्यू 2.5 है, 2.5 अपॉन में n। तो ये हम क्या बोल सकते हैं, dz/dn इक्वल टू ना, तो n की वैल्यू 15 आ रही है और m की वैल्यू इससे आ जाएगी 3। तो हमें डी ऑप्शन हो जाएगा ना। हाँ, नहीं तो प्रतीक वो भी कर सकते थे। हाँ, प्रतीक वो भी कर सकते हैं। हमें देखो एक चीज ये है कि टू गेट मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट चाहिए। हाँ ठीक है, तो हम देखो एक तो ये भी कर सकते थे कि हम लोग ये पूरे सेल का इक्विवेलेंट ले लेते। यहाँ पे हम एक सेल से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका इक्विवेलेंट कितना आ जाता है, एन ई, और इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाता है NR/M। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सारे सेल का इक्विवेलेंट ले लिया। इक्विवेलेंट कितना आता है, एक लाइन का अगर एन ई है तो वही पैरेलल में एन ई वाले सब लगे हैं, तो इक्विवेलेंट भी एन ई आएगा ना। और एक लाइन का रेसिस्टेंस हुआ NR और टोटल पैरेलल में M है, तो NR/M। अब हमें इसके वजह से यहाँ मैक्सिमम करंट चाहिए। यहाँ करंट मैक्सिमम मतलब क्या हुआ, यहाँ का पावर मैक्सिमम, तो हम पावर मैक्सिमम वाला थ्योरम लगा देंगे, तो R इक्वल टू NR/M। तो ये हमारा कितना हो रखा है, 2.5, और ये है 0.5, तो ये कट करेंगे तो 5 आया। तो N/M का रेशियो 5। तो अब दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, फिर ये 15 होगा, ये 3 होगा, तो अब हो जाएगा। समझ आया क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 में देखो क्या दिया है,
9 में बोला गया कि किस वैल्यू के लिए कैपिटल आर में मैक्सिमम पावर हो रहा होगा। यहाँ पे ऐसे कुछ दिया हुआ है। देखो हम यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे देखो हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये दो R1 R2 ये सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस है ना, R1 R2 इन दोनों सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस है और ये दोनों पैरेलल में लगे हैं ना, ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा कुछ। इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इन दोनों को हटा के वहां पे लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो कैपिटल आर में बैटरी लगी है उसका ईएमएफ नहीं दिया, वो कुछ मान लेते ई है। अबे उसी लाइन में है ना, बैटरी का रेसिस्टेंस होता तो भी इसी लाइन में लगाते ना, ये भी उसी लाइन में है, तो हम इसको इंटरनल रेसिस्टेंस टाइप ले लेते हैं बैटरी के। फर्क क्या पड़ेगा उस बैटरी का या बाहर है तो उसी लाइन में ना, तो सॉल्विंग के लिए ऐसे यूज कर लेते हैं। तो इन दोनों का ये E1 E2 का कुछ इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 9 अब। देख लो और किसी को बताना हो तो बता दूं। 10 देखो फिर। 10th में बोला गया है रियोस्टेट मतलब एक वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, वहां रेसिस्टेंस वेरी कर सकते हैं रियोस्टेट में। हमें बोला गया है व्हाट विल हैपन टू द ब्राइटनेस ऑफ लैंप्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट इज इंक्रीज ना, अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे, यहाँ के रेसिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो इनके ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये देखो हम ऐसे सोच लेंगे, अगर हम यहाँ का रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो जो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा। अगर पैरेलल में हम एक रेसिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो इक्विवेलेंट की वैल्यू कम होती है या ज्यादा होती है। जब हम इसको बढ़ाते हैं तो इक्विवेलेंट कम होता है ना, अगर आप बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट कर दो तो ये 1/r करोगे तो ये 0 हो जाएगा ना, तो इसके ऐड करने से कोई फायदा ही नहीं होगा ना। 1/r करने में जब हम 1/r1 प्लस 1/r2 करते हैं तो जितना ज्यादा रेसिस्टेंस बड़ा होता है उतना इक्विवेलेंट ये कम होता जाता है ना। समझो ना, R2 बढ़ाओगे तो ये R नीचे बढ़ेगा ना, नीचे बढ़ेगा मतलब ओवरऑल वैल्यू R की कम हो रही है। क्या बोल दिया मैंने, समझो ना क्या क्या बोला है। तो जब हम R को बढ़ा रहे हैं तो ये पूरी वैल्यू R कम हो रही है, अब R कम होगा तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी कम होगा ना। अगर पूरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट क्या होती जाएगी, करंट बढ़ती जाएगी ना। तो जब हम R को बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ेगी तो इसमें ब्राइटनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी।
है कि नहीं, इसमें ब्राइटनेस बढ़ जाएगी ना। फिर हमें पता है कि जो यहाँ का टोटल वोल्टेज डिफरेंस होगा वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पे करंट बढ़ी तो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस भी बढ़ गया है ना, आई एन टू आर, V1 की वैल्यू बढ़ गई तो V2 कम होता जा रहा है। दोनों का सम V है ना, अगर V1 बढ़ रहा है तो V2 कम हो रहा है। यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस कम होगा तो इसका जो ब्राइटनेस होगा वो कम होता जाएगा। इसका आर तो फिक्स है ना, इसका आर फिक्स है कुछ, V2 कम होता जा रहा होगा तो ब्राइटनेस कम हो रही होगी, तो एक का बढ़ेगा दूसरे का कम होगा ना। तो P वाला ब्राइटर और Q वाला लेस ब्राइटर हो जाएगा। समझ आया? इसमें करंट से देख लो और इसमें वोल्टेज से देख लो। फिर उल्टा होगा मतलब? P कौन था? ये P था ना। अरे करंट तो बढ़ रही थी ना। लेस ब्राइटर कैसे बोल रहे हो? करंट तो बढ़ी है ना यहाँ पर। इसका क्या आंसर दिया है? हमने देखो यहाँ का आर जब बढ़ाया, यहाँ का आर बढ़ाया तो ये पूरा ओवरऑल रेसिस्टेंस कम हो गया। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, मैं गलत क्वेश्चन समझ गया। वो इनका आपस में कंपैरिजन करना है कि कौन सा ज्यादा ब्राइट है कौन सा कम ब्राइट है, ऐसा है ना? मैंने इसको इसके इनिशियल कंडीशन से किया है। मैंने इसको P का इनिशियल और फाइनल में कंपेयर किया कि ये क्या होगा। वही तो करना है वैसे। What will happen to the brightness of lamps if the resistance of rheostat is increased? पहले क्वेश्चन का क्या मतलब निकल रहा है? P और Q में कंपेयर करना है या P का इनिशियल और फाइनल में कंपेयर करना है? P और Q का कंपेयर करना है। मेरे को भी वही लग रहा है, इनिशियल और फाइनल में करना है शायद। इनिशियल और फाइनल में करना है। What will happen to the brightness of lamps if the resistance of the rheostat is increased? हाँ, नो चेंज वगैरह की बात हो रही है तो वही सेंस हुआ ना कि इनिशियल और फाइनल में करना है। हाँ, लास्ट ऑप्शन भी वही है, नो चेंज है, तो वही है, इनिशियल और फाइनल में ही कंपेयर करना है। तो अगर हम मान लो P का इनिशियल और फाइनल में सोचे, जब हमने देखो यहाँ पर इसका रेसिस्टेंस बढ़ाया तो इस टोटल ओवरऑल रेसिस्टेंस कम हुआ, तो फिर इसके साथ सीरीज में है तो ओवरऑल रेसिस्टेंस टोटल कम हो गया। ओवरऑल कैसे बढ़ गया? जब हम R को बढ़ाएंगे तो ओवरऑल रेसिस्टेंस,
हाँ वैसे सूजल सही रहेगा, सोचने में आसानी होगी ना। मान लो हम इसका रेसिस्टेंस आर ले लेते हैं, इसका भी आर ले लेते हैं, और ये भी शुरू में आर था ना, शुरू में ये भी आर था। तो अभी टोटल रेसिस्टेंस कितना बोलेंगे इसका? आर 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 बाई टू, तो शुरू में हुआ 3R/2। फिर हमने आर को बढ़ाया, आर को बढ़ा के मान लो 2R कर दिया, 2R कर दिया, तो अब इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R/3 प्लस आर किया, तो ये आया 5/3R। तो ये कितना है? 1.66, और ये कितना है? 1.5। अच्छा, बढ़ गया है। हाँ, ओके, ठीक है। फिर तो समझ आ गया ना कि अगर हमने इसको, जब यहाँ का रेसिस्टेंस बढ़ाया तो पूरा ओवरऑल रेसिस्टेंस बढ़ गया ना, पूरा ओवरऑल रेसिस्टेंस बढ़ गया, तो करंट कम हो गई। अब यहाँ पे करंट कम हो जाएगी, तो यहाँ का वोल्टेज भी कम हो जाएगा। दोनों का सम तो कांस्टेंट है ना, V1 V2 का सम पूरा यहाँ से यहाँ तक का कांस्टेंट है। यहाँ की करंट कम हुई तो यहाँ से वोल्टेज डिफरेंस जो है वो कम हो गया। तो इसका वोल्टेज डिफरेंस बढ़ रहा है, इसका वोल्टेज डिफरेंस कम हो रहा है, तो ये कम ब्राइट हो जाएगा, ये ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ आया ना? पैरेलल में लगाने पर अगर एक रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो दो ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है। चलो नेक्स्ट बताओ अब। 11th। 11th में देखो आपको बोला गया है कि 25 वॉट और 100 वॉट रेटेड 200 वोल्ट, ना वो 200 वोल्ट के लिए बने हैं, तो दोनों का आर निकाल लो। फिर 440 वोल्ट के साथ सीरीज में लगाया है, तो हमें आर निकालना होगा, तो क्या करेंगे? V²/P। तो V² कितना है? जो रेटिंग वाला वोल्टेज है वो लिखेंगे ना। देखो पूरा सॉल्व नहीं करता हूं मैं, इसी में समझा देता हूं। हमें आर निकालना होगा तो V²/P करेंगे ना, तो R1/R2 क्या होगा? P2/P1, ये आ जाएगा उनके रेसिस्टेंस का रेशियो। अब अगर हमने दो बल्ब को ऐसे 440 वोल्ट वोल्ट से कनेक्ट किया, तो हमें चेक करना है कि सब 200 वोल्ट के लिए बने हुए हैं, हर एक 200 वोल्ट के लिए बना है। अगर किसी को वोल्टेज 200 से ज्यादा मिल गया तो वो फ्यूज हो जाएगा, अगर 200 से कम है सबका तो कोई फ्यूज नहीं होगा। इसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस V1 है, इसके क्रॉस V2 है। और ये V1 V2 किस रेशियो में रहते हैं? करंट तो दोनों में सेम जाएगी ना, तो जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा उसमें वोल्टेज ज्यादा होगा, तो मतलब ये R1 R2 के रेशियो में होंगे ना। और R1 R2 बराबर होंगे P2/P1। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? P2 P1 की वैल्यू डाल दूंगा, तो 100/25 4। अब मुझे V1 चाहिए, तो V1 V2 का सम पता है ना कितना है? 440। V1 चाहिए तो V1 के सामने का रेशियो ओवर सम ऑफ रेशियो इंटू 440। तो ये देख रहे हो आप, पहले वाले बल्ब को, 25 वॉट वाले बल्ब को कितना वोल्टेज मिल रहा है? 25 वॉट वाले बल्ब को कितना वोल्टेज मिल गया है अभी? 200 से ज्यादा मिल रहा है ना, जिसको 200 से ज्यादा मिल गया वो फ्यूज हो जाएगा ना। अगर इसको 200 मिला है, से ज्यादा मिला है, तो दूसरे को कम मिला होगा। 440 में सब्ट्रैक्ट करो।
सबको समझ आया? पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हमें तो बस यही चेक करना था कि किसको कितना वोल्टेज मिलेगा। तो वो रेसिस्टेंस के रेशियो में होगा, और रेसिस्टेंस का रेशियो पावर के रेशियो से आ जाएगा। नेक्स्ट बताओ अब। फोर्टीन में charge passing through a resistor is varying with time as shown in figure. Amount of heat generated in time t, तो amount of heat पूछा गया है। देखो कोई रेसिस्टर है, उससे जो भी Q पास हो रहा है, तो Q का जो रेट ऑफ फ्लो है dQ बाई dt ना, वो क्या होगा, Q वर्सेस T ग्राफ का स्लोप होगा ना। Q वर्सेस T ग्राफ का जो स्लोप है वो तो कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पर करंट क्या हो रखी है, करंट कांस्टेंट है ना। यहाँ पर करंट कांस्टेंट है, तो टी टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो एच जो होगा वो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा ना। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो सी ऑप्शन आ जाएगा ना। नेक्स्ट बताओ। ट्वेंटी देखो, एक मिनट मुझे पढ़ने दो ना। देखो 20 में ऐसा कुछ बोला गया है, यहाँ पे पॉइंट ओ लिया गया है, यहाँ पे पॉइंट पी लिया गया है ना। ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये डी है। तो हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड पी पूछा गया ना, ओ एंड पी। मान लो मैं अगर यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करूं, तो जब यहां से करंट इंटर करेगी तो उसके पास ये चार रास्ते होंगे। वो जो चारों रास्ते होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे या अलग टाइप के होंगे? सेम होंगे ना। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस, सबके लिए यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम आएगा ना। ये चारों पैरेलल में लगे हुए हैं, चारों में इक्वल करंट डिवाइड हुई ना, इक्वल करंट डिवाइड हुई मतलब चारों पैरेलल में है ना। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये जो चार हैं, इनको हटा के हम बस एक को रखेंगे। अब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है ना, ए और बी का पोटेंशियल सेम है, बी और सी का पोटेंशियल सेम है, सी और डी का सेम है, डी और ए का सेम है। तो आप इनको हटा दोगे ना, इनका इनके रखने का कोई फायदा है, सेम पोटेंशियल है तो।
कोई फायदा नहीं है ना। फिर ये जो चार रेसिस्टेंस हैं, ओ बी, ओ ए, ओ डी और ओ सी, उनका भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। बी, वी बी और वी ए सेम है ना। तो ये जो चार रेसिस्टेंस हैं, ये जो चार रेसिस्टेंस है, ये और ये चारों पैरेलल में हो जाएंगे ना, सबका वोल्टेज डिफरेंस सेम है, वीओ माइनस वी बी, वीओ माइनस वी ए, वीओ माइनस वी डी, वीओ माइनस वी सी। तो आपको इफेक्टिवली देखो केवल क्या चाहिए, आप सबको हटा करके बस इतना रखो, एक ये वाला रख लो और इक्विवेलेंट यहाँ पे लगा दो ना, बाकी सब हटा दो, और एक ये वाला लगा दो ना, उसका इक्विवेलेंट, ये जो चार है उनका इक्विवेलेंट ना। इसका रेसिस्टेंस कितना बोलोगे, जो भी इसकी रेसिस्टेंस मान लो R1 है, ये हर एक का मान लो R1 था, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, R1/4, एक की जगह लगा दो, बाकी सब हटा दो, और ये वाले सब वायर का मान लो R2 था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, R2/4। और ये दोनों आपस में किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा बिटवीन पॉइंट O एंड दिस, R1 प्लस R2/4। R1 मतलब इतने पार्ट का रेसिस्टेंस, तो लेंथ कितना है, कितना आ जाएगा, 2πa/4 इंटू आर, और इसका आ जाएगा a इंटू आर। कुछ समझ आया मैंने क्या क्या समझा दिया, या सब उड़ गया। यहाँ पे पॉइंट ए बी सी डी इक्वल पोटेंशियल पे है ना, पॉइंट ए बी सी डी इक्वल पोटेंशियल पे है, तो मैंने ये यूज किया, इसके वजह से जो ए और बी के बीच में रेसिस्टेंस कनेक्टेड होंगे उनका लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो इक्वल पोटेंशियल है। ए डी वाला लेने की जरूरत नहीं है, बी सी वाला लेने की जरूरत नहीं है, और सी डी वाला लेने की जरूरत नहीं है। सिमेट्री से भी हो सकता है, सिमेट्री से भी कर सकते हो आप, ओ और पी से एक प्लेन डाल दो ऐसे इस वाले सर्कल के लॉन्ग, प्लेन डाल दो तो एक हाफ दूसरे हाफ का सिमेट्रिकल है ना, तो एक हाफ हटा के दूसरी साइड में कर लो, फिर एक प्लेन ऐसे डालो ओपी से इस लाइन के लॉन्ग प्लेन, तो ये एक हाफ हटा के दूसरे हाफ के कर लो, सेम ही चीज है वो। ये सबको समझ आया ना कि यहाँ पर ये वाले रेसिस्टेंस को हटा देंगे। समझ आ रहा है सबको, क्योंकि वो ए बी सी डी सेम पोटेंशियल पे थे ना। अब आप ऐसे भी इसमें सोच सकते हो कि एक लाइन का ये रेसिस्टेंस क्या है, ये जो रेसिस्टेंस और ये दोनों सीरीज है, ये दोनों ऐसे सीरीज, ये पूरा सीरीज, ये पूरा सीरीज, और फिर वो जो चार बने ऐसे वो सब आपस में पैरेलल में ना, क्योंकि सब वो और पी के क्रॉस कनेक्टेड है। तो हर एक लाइन का R1 R2, ऐसे R1 R2 वाले चार आ रहे हैं, तो R1 R2/4 कर दिया। समझ आया कुछ क्या क्या किया है। नेक्स्ट 31, 24 है, 24 देख लो पहले।
24 में देखो बोला गया है ऐसे रेसिस्टर्स लगे हैं बहुत सारे, तो बोला गया कि लास्ट में हम कितना रेसिस्टेंस लगाएं यहां पर। सी और डी के क्रॉस, सो दैट कि यहाँ पे हम कितने भी नंबर यहाँ पे लें उससे फर्क ना पड़े। अबे ये कौन बोल रहा है भाई यशराज के नाम पे? यशराज अनम्यूट करके बोल भाई, क्या बोलना चाह रहा है? तो देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो हम यहाँ पे कितने का रेसिस्टेंस लगाएं सो दैट कि नंबर ऑफ लूप पे फर्क ना पड़े ना। तो ऐसा कब हो पाएगा? यहाँ पे जो मैं लगाऊं ना, वही कोई भी एक लूप हटा भी दूं तो भी लास्ट वाला वही सेम दिखना चाहिए ना, तभी फर्क नहीं पड़ेगा ना। मैं यहाँ पे जो लगाऊं वही, अगर मैं ये लूप हटा दूं तो भी लास्ट वाला सेम दिखना चाहिए। तो ऐसा क्या होगा, मान लो मैं यहाँ का x लगाता हूं तो इन तीनों का इक्विवेलेंट और फिर यो पैरेलल में उन सब का इक्विवेलेंट फिर से x आ जाना चाहिए, तभी वो नंबर ऑफ लूप पे डिपेंड नहीं करेगा ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मान लो यहाँ पे x वाला लगाया तो ये तीनों सीरीज और उसका इक्विवेलेंट पैरेलल में, और वो सारी वैल्यू ये किसके बराबर फिर से आ जानी चाहिए, x के बराबर आ जानी चाहिए ना, तभी ना फिर इसके नंबर का फर्क नहीं पड़ा। ऐसे अब एक एक कम होते जाएंगे ना, तो हमारा अब क्या आ जाएगा, 2r प्लस एक्स इंटू आर अपॉन 2r प्लस एक्स प्लस आर, ये बराबर वापस से x हो जाना चाहिए। कुछ समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं 24 में? नंबर ऑफ लूप पे तभी फर्क नहीं पड़ेगा जब पूरे एक लूप का निकालूं तो वो वही आ जाना चाहिए जो यहाँ लास्ट में लगा है। नेक्स्ट बताओ। 31 देखो। अभी कितना डाउट रह गया? एक्सरसाइज 2। अभी एक्सरसाइज 2 आज कंप्लीट हो पाएगा क्या? कितने डाउट और होंगे एक्सरसाइज 2 में? और 5। चलो देखते हैं कितना हो पाता है। तो two end of a uniform conductor are joined to a cell of EMF E and some resistance R, some internal resistance R. तो वो 31 में बोला गया है, एक मिनट भाई।
देखो इसमें ये बोला गया कि हमने कोई वायर लिया और इसको हमने कोई सेल से कनेक्ट किया जिसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है, इस वायर का कुछ रेसिस्टेंस रहा होगा। फिर हम इसके मिड पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, मिड पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और करंट के डायरेक्शन में जाते हैं और रिटर्न टू पी। करंट के डायरेक्शन में जाते हुए अगर हम ऐसे आकर के वापस पी पे रिटर्न कर लेते हैं, तो डिस्टेंस के साथ हमें बताना है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वेरी करेगा। ठीक है, क्वेश्चन यही है ना, सबको समझ आया ना क्या बोल रहा हूँ? तो अब अगर हम मान लो इस पॉइंट से चलेंगे, पॉइंट पी से चलेंगे, तो करंट के डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। अगर करंट के डायरेक्शन में आगे जाएंगे, और जीरो कहाँ लेने को बोला है, कुछ ऐसा बोला है क्या? कुछ बोला नहीं है, कुछ भी पॉइंट ले लिया। मान लिया यहाँ का वोल्टेज कुछ वीपी है, तो वीपी से हम अब आगे जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, तो पहले पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, यहाँ तक कम होता जाएगा। फिर इसमें जाएंगे, इसमें भी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर कम होगा। बट यहाँ पे जो रेसिस्टेंस और यहाँ पे है वो अलग अलग है ना, तो जो कम होने का रेट होगा यहाँ पर वो अलग आएगा ना इस वाले पार्ट में, तो वो भी कुछ कम हो गया। मान लो फाइनल टोटल मिला करके यहाँ तक आ गए। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे तो अचानक से बढ़ेगा, तो कुछ बढ़ गया। और जो भी वोल्टेज डिफरेंस है ये सबसे ज्यादा इसी के क्रॉस होगा ना, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज यही होगा, बैटरी में ही। फिर इसके बाद आगे जाएंगे तो फिर यहाँ करंट के डायरेक्शन में कम होने लगेगा और वापस से वीपी वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। तो बी ऑप्शन आ जाएगा ना। एक मिनट और चेक कर लूं एक बार। ये जो डिस्टेंस है, नहीं नहीं, ए ऑप्शन आएगा ये। देखो इसमें ये जो डिस्टेंस बोली गई है वो बताई गई है कितनी है, ई है। एक मिनट देखो यहाँ पर डिस्टेंस के साथ ग्राफ ड्रॉ करना है। ये जो स्मॉल आ रहा है हमने बाहर बनाया, बट डिस्टेंस के टाइम में तो ये अंदर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इफेक्टिवली तो बस इतना ही चलोगे ना। तो बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, समझो ना, वो क्या होगा, इसी में काउंट होगा। इसको बाहर नहीं दिखा सकते ना, डिस्टेंस के साथ ग्राफ ले रहे हैं, तो ये वाला होगा जहां पे ये जो हाइट आएगी वो लेस देन ई होगी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोग देखो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए स्मॉल आर को बाहर दिखा देते हैं ना, बट एक्चुअल में स्मॉल आर बाहर नहीं होता, होता तो वो अंदर ही है। तो जब हम डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाएंगे तो उसमें हम उसको अंदर ही लेकर के दिखाएंगे। तो मतलब यहां से यहां जाने पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई से कम आएगा। तो इसलिए इसको हमने ई से कम राइज कराया है। अब एक काम करता हूँ, जो पहले सबके कॉमन डाउट है वो पहले करा देता हूँ ना। 33 कितने लोगों को डाउट है? कॉमन डाउट पहले सब लोग बोल दो ना। 33, 37,
37 लग रहा है सबको डाउट है, ठीक है 37 एक हो गया कॉमन डाउट। फिर 39 है क्या सबको? यार अब इतने सारे क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, 10 तो बज ही गए हैं। थर्टी नाइन में बैटरी का टर्मिनल देखना है। हाँ वही करना पड़ेगा फिर तो। एक और इसका डाउट सेशन लगाना पड़ेगा ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। चलो अभी तो बस 37 में ना, 37 में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। वैल्यूज जो है एक साइड में 2r/5 दिया है, सब में r/5 दिया है, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक बार इसके सोल्यूशन में फिगर देखो क्या दिया है। ये 37 गड़बड़ लग रहा है इसका, आप सोल्यूशन में फिगर देखो क्या दिया है, वहां से एक बार फिगर देख करके फिर सॉल्व करो। थर्टी सेवन का सब लोग सोल्यूशन देखो, उसमें फिगर में देखो कहाँ पे आर क्या क्या दिया है, फिर सॉल्व करो। यहाँ क्वेश्चन में गलत दिया है कुछ, सोल्यूशन में फिगर नहीं है। अरे यार, तो ये क्वेश्चन तो यार मुझे भी अब सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है इसमें, तो कहाँ क्या प्रॉब्लम है सॉल्व करके समझ आएगा फिर। ठीक है, मुझे अब एक ये मैं सॉल्व करूंगा ना फिर। तो अब नेक्स्ट क्लास में अब बाकी करूंगा यार, अब मैं भी थक गया हूँ। नेक्स्ट क्लास में अब करते हैं। तो एक क्लास अब और लगा लूंगा ना कोई दिन, शाम के टाइम ही लगाऊंगा ना डाउट सेशन, अब एक इसका शाम के टाइम कोई दिन। ठीक है, फिर अब क्लोज करता हूँ ना। कैपेसिटर अब करना शुरू कर दो ना, कैपेसिटर अब थोड़ा ही बचा हुआ है, मॉड्यूल शुरू कर दो उसका। ठीक है, फिर क्लोज कर रहा हूँ ना।